मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सरकार के हलक में हाथ डाल के हम ये आरक्षण दिला के रहेंगे अपने लोगों को। इस सरकार को मेरी चुनौती है। ये बात सरकार याद रखे, ये लोकतंत्र है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा, और जिनकी संख्या ज्यादा होगी इनके हितों की रक्षा वो खुद करेंगे। इसलिए हम लोग जगाने के लिए निकले कि उन अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को भी वो आरक्षण की व्यवस्था हो। 52% आरक्षण अब इस देश में मिलना चाहिए, ये मांग हमने उठाई तो सरकार का जवाब आया कि अभी भी साधन की कमी है। तो हमने कहा ठीक है, अगर साधन की कमी है तो 27% से अलग वो पिछड़ी जातियां जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाई है, उन अति पिछड़ी जातियों को 15% आरक्षण की व्यवस्था अलग से आपको करानी चाहिए। जब उन 15% आरक्षण को उन पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में जाने का मौका मिलेगा, हम सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, तो मैं मानता हूं कि जिनका कभी क्लर्क भी नहीं बना, पटवारी भी नहीं बना, उनका भी जब IAS IPS बनेगा तो उन समाज के बारे में भी आवाज उठेगी। हिस्सेदारी का मतलब, सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं होता कि मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, ये नहीं होता है। समाज के हाशिए पे गए हुए उस हर एक आदमी की आवाज आपको उठानी पड़ेगी। इसलिए अभी हमने मांग की है कि अति पिछड़ी जातियों को 27% से अलग, क्योंकि हमारी हिस्सेदारी तो 52% बैठती है, लेकिन आप पे साधन कम है, तो 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था सरकार कराए। और उसके साथ यहां 66 जातियां चिन्हित की गई हैं दलित समाज की। 60 दिखती नहीं है, 6 दिखती है मात्र। हमने ये मांग की है, हमारा दिल बड़ा है, हम ईमानदार से बहुजन बनाना चाहते हैं कि उन 60 जातियों को भी संख्या के आधार पे 5% आरक्षण अलग से जो अब तक मिल रहा है उसके अतिरिक्त देने की व्यवस्था सरकार करे। कि जब तक इस प्रदेश में सबके घर पक्के नहीं हो जाते, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत हमने संत गाडगे जी महाराज जी की जयंती पे कल की है। हमने अपने साथियों से कहा, जो आप जैसे साथी वहां काम करते हैं, हमने उनसे कहा कि 1 महीने में हर गांव का डाटा तैयार करो, और जितने कच्चे मकान हैं उन सबको कहो कि हमारा वादा है कि बिना सरकार के जबड़े से छीन के हम आपके पक्के मकान बनवा के दिखाएंगे। ये हमारा वादा। इसके लिए हमने तय किया कि जैसे हम पे डाटा आ जाएगा, हम जिले वाइज सम्मेलन करके सरकार को अल्टीमेटम देंगे, और अगर नहीं मानी सरकार, नहीं सुना सरकार ने, तो फिर भोपाल का घेराव करके मुख्यमंत्री को बताने का काम करेंगे कि हम जिंदा कौम, हम यहां इंतजार नहीं करेंगे। हमने सदियों इंतजार किया कि हमारी जिंदगी में जो परेशानियां उनके हल के लिए कोई कुछ करे, लेकिन किसी ने नहीं किया। आज भी आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। मैं यहां आया, अपनी बात रखी, चला जाऊं, और आप अपने घर में पढ़ के सो जाओ, इससे आंदोलन कामयाब नहीं होगा। अगर आप कामयाब करना चाहते हैं तो जो जाति व्यवस्था उन्होंने बना के हमें बांटने का काम किया, उस जाति व्यवस्था से बाहर निकल के भाईचारा बनाने का काम करो, तब जाके परिवर्तन होगा इस देश में। उन्होंने हमें बांटा अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए। हम लोग एकजुट नहीं हैं और एकजुट होने का प्रयास भी नहीं करिए, हमारी नालायकी। आप 4 से 5 हजार साल रोते रहे, चिल्लाते रहे, जुल्म जात के अन्याय अत्याचार के शिकार हुए, किसी ने आपके दर्द को नहीं सुना। फिर आपके बीच के लोगों ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई, वो आपकी इस लड़ाई को आगे बढ़ा के गए। आपने कम पैमाने पर साथ दिया तो कम तरक्की हुई। जिस दिन आप खुल के साथ दोगे, आपकी सारी गुलामी की बेटियां जड़ से कट जाएंगी। मेरा वादा है, आपको इस मंच से कह रहा हूं, बाराबंकी के जब जब आपने साथ दिया, चाहे आपने छत्रपति साहू जी महाराज का साथ दिया हो, चाहे आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ दिया हो, चाहे आपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का साथ दिया हो, चाहे आपने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया हो, चाहे आपने महामना रामसूर वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का साथ दिया हो, चाहे आपने जननायक कर्पूरी ठाकुर का साथ दिया हो, संतराम बीए प्रजापति का साथ दिया हो, जब भी आपने साथ दिया तभी आपकी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव हो। और जब जब आपने संघर्ष से मुंह मोड़ा, जब आपने मान्यवर काशीराम साहब का साथ दिया, तो एक गरीब के बेटे को कुर्सी मिली, और उस कुर्सी से वो आपके हक अधिकारों के लिए लड़ा, और दहाड़ के उसने कहा कि अब हम अपमान नहीं सहेंगे, अब हम बिना अधिकारों के नहीं रहेंगे। बैठ जाओ, जमीन पे आओ, बैठो बैठो बैठो, जमीन पे कोई खड़ा नहीं रहेगा, बैठो बैठो। तुम्हारा इलाज हमारे ही पास है, हमें पता है। बैठ जाओ, ढंग से बैठो, लगना चाहिए तुम बैठे हो।
हमारे कहने के बाद भी ना बैठो तो फिर हमारा क्या फायदा, बताओ। बैठो जैसे बैठा जाता जब। और अगर आप मेरी बात को पहुंचाने का काम करोगे तो मैं गारंटी से देता हूं, कहता हूं कि जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ, जो आप चाहते हैं, जो सिर्फ आप ही नहीं, हमारे महापुरुष, हमारे पुरखे चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने खून का के कतरा लुटा दिया, वो दिन भी आपकी जिंदगी में आएगा। और इसी सदी में आएगा, 21वीं सदी में। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी। नारे लगाते हैं। मैंने नीरज भाई से कहा कि मैं जब गाड़ी में आ रहा था मैं नारा सुन रहा था, हमारे नौजवान बड़े जोर से लगाते हैं नारा, चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो। क्या लगाते हो, पूरा जरा लगा के दिखाओ। ये कहते हैं चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा कोई एक भी ये नहीं कहता कि चंद्रशेखर भाई तुम आराम करो, संघर्ष हम करेंगे, कोई एक नहीं कहता। सब ये कहते हैं कि आप संघर्ष करो। और आप लोग तमाशा के साथ यहाँ उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सम्मानित भाई बंधु, बुजुर्ग, आप सबका भी धन्यवाद। बैठ जाओ, जमीन पे आओ, बैठो बैठो बैठो, जमीन पे कोई खड़ा नहीं रहेगा, बैठो बैठो। तुम्हारा इलाज हमारे ही पास है, हमें पता है। बैठ जाओ, ढंग से बैठो, लगना चाहिए तुम बैठे हो। हमारे कहने के बाद भी ना बैठो तो फिर हमारा क्या फायदा, बताओ। बैठो जैसे बैठा जाता, जब तक नहीं बैठोगे तब तक बात नहीं रखेंगे। तुम जरूरी हो तो वो भी जरूरी है जो वहां बैठे हुए हैं बहुत दूर, और वो भी जरूरी है जो वहां खड़ा हुआ है। तुम्हारा कोई स्पेशल पट्टा नहीं है कि तुम यहाँ नजदीक खड़े होगे हल्ला मचाओगे और दूसरे लोग वहां खड़े होगे धूप में परेशान होंगे। देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत करते हुए समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष जन्मे, जिन्होंने कमजोरों, शोषितों, मजलूमों की लड़ाई लड़ी, उनके लिए अवसर पैदा किए, अपने जीवन का बलिदान किया, ऐसे सभी महापुरुषों को याद करता हूं। और याद करने के साथ उनको नमन करता हूं। नमन इसलिए क्योंकि वो थे तो हम हैं। अगर वो ना होते और ना प्रयास करते तो शायद मेरे जैसे लोग, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा इस मंच पे नहीं खड़ा होता। ये सब हमारे महापुरुषों के संघर्ष की देन। तो इसलिए उनको नमन करता हूं। आपसे भी अनुरोध करता हूं कि नमन करने का मतलब ये है कि आप उन्हें याद करो, उनके दिखाए रास्ते पे चलो, उनको पूजना बंद करो। हम लोग सबसे बड़ा धोखा महापुरुषों के साथ ये कर रहे हैं कि हम उनको पूजते हैं तो उनके विचारों की सबसे बड़ी हत्या हम करते हैं। आप जिस भी महापुरुष को करोगे, अभी हम संत गाडगे जी महाराज जी की जयंती मना रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि है मेरे भारतवासी, मैं जहां भी मर जाऊं, मेरी मूर्ति, मंदिर, मस्जिद मत बनाना। मैं जहां भी मर जाऊं मुझे वहीं दफना देना। अगर करना ही चाहो तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। अगर थाली ना हो तो हाथ पे रख के खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। तन और मन की स्वच्छता का ध्यान रखना। क्या उन्होंने कहा कि मुझे पूजना? जो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। जो ये आदेश देते हैं, दिशा दिखाते हैं और कहते हैं कि सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, एक मंदिर की और एक स्कूल की, आपको तय करना कि आपका आने वाला जीवन कहां से सुरक्षित होगा, आपको सम्मान स्वाभिमान कहां से मिलेगा, आपको अवसर कहां से मिलेंगे, आप आगे कहां से बढ़ोगे। उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग उनकी मूर्तियों पे बड़ी माला चढ़ाते हैं, मत्था टेकते हैं, पैर छूते हैं और घर को निकल जाते हैं। मुझसे भी नारे लगाते हैं। मैंने नीरज भाई से कहा कि मैं जब गाड़ी में आ रहा था मैं नारा सुन रहा था, हमारे नौजवान बड़े जोर से लगाते हैं नारा, चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो। क्या लगाते हो, पूरा जरा लगा के दिखाओ। ये कहते हैं चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो,
हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा कोई एक भी ये नहीं कहता कि चंद्रशेखर भाई तुम आराम करो, संघर्ष हम करेंगे, कोई एक नहीं कहता। सब ये कहते हैं कि आप संघर्ष करो। और आप लोग तमाशा देखो मेरा कि किस तरह मैं इस तमाम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ अकेला लड़ूं। तुम लोग मेरी मौत का, मेरे संघर्ष का तमाशा देखो। बस चंद्रशेखर संघर्ष करे। क्यों भाई? क्या ये अकेली मेरी लड़ाई? जब ये हमारी सबकी साझा लड़ाई है तो अकेला चंद्रशेखर आजाद संघर्ष क्यों करे? हर उस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा जो इस आजाद भारत में स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना चाहता है, और जो नहीं जीना चाहता वो मत करे संघर्ष। क्योंकि इतिहास आपको प्रेरणा देता है। इतिहास ये कहता है, इतिहास सीख देता और ये कहता है कि जो भी कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। और आपका इतिहास ये है भारत में कि आप 4 से 5 हजार साल रोते रहे, चिल्लाते रहे, जुल्म जात के अन्याय अत्याचार का शिकार हुए, किसी ने आपके दर्द को नहीं सुना। फिर आपके बीच के लोगों ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई, वो आपकी इस लड़ाई को आगे बढ़ा के गए। आपने कम पैमाने पर साथ दिया तो कम तरक्की हुई। जिस दिन आप खुल के साथ दोगे आपकी सारी गुलामी की बेटियां जड़ से कट जाएंगी। मेरा वादा है आपको, इस मंच से कह रहा हूं बाराबंकी के। जब जब आपने साथ दिया, चाहे आपने छत्रपति साहू जी महाराज का साथ दिया हो, चाहे आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ दिया हो, चाहे आपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का साथ दिया हो, चाहे आपने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया हो, चाहे आपने मामना रामसूर वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का साथ दिया हो, चाहे आपने जननायक कर्पूरी ठाकुर का साथ दिया हो, संतराम बीए प्रजापति का साथ दिया हो, जब भी आपने साथ दिया तभी आपकी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव हो। और जब जब आपने संघर्ष से मुंह मोड़ा, जब आपने मान्यवर काशीराम साहब का साथ दिया तो एक गरीब के बेटे को कुर्सी मिली और उस कुर्सी से वो आपके हक अधिकारों के लिए लड़ा और दहाड़ के उसने कहा कि अब हम अपमान नहीं सहेंगे, अब हम बिना अधिकारों के नहीं रहेंगे। ये मंच है और मैं समझता हूं कि बड़ा टीवी मीडिया तो हमें नहीं दिखाता है तो अपने मतलब के लिए दिखाता है, उतना ही दिखाता है जितना दिखाना चाहता है। तो अच्छा अवसर है प्रचार करने का भी। तो मैं तो अवसर को नहीं चूकने वाला। जो कमी खामी थी वो तो धर्म कर्म सब पे हमारे तमाम साथी बोल चुके। रामेश्वर पवन जी कोई तोड़ नहीं है, पूरा जीवन संघर्ष में लुटा दिया। लेकिन हमारे यहाँ इज्जत पैसे वाले लोगों की होती है, पद वालों की होती है, गाड़ी घोड़े वालों की होती है, संघर्ष प्रतिभागी की इज्जत नहीं होती। इसलिए रामेश्वर पवन यहाँ बैठे हैं। अगर वास्तविकता में प्रतिभा की वो सम्मान होता तो रामेश्वर पवन जी वहां दिल्ली की संसद से दहाड़ रहे होते और इनका मुकाबला करने के लिए किसी की हैसियत नहीं होती। कोई जवाब नहीं दे पाता इनका। लेकिन आपको रामेश्वर पवन नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए वो आपको पता है, मुझे नहीं बताना है कि आपको क्या चाहिए। हम पे एक साथी प्रोफेसर हमारे चले गए, ठेकेदारी पे जो प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव जी, उन्होंने बहुत कुछ बताया। हमारे साथी आर.एस. पटेल जी ने आपको, जो सरदार सेना के अध्यक्ष है, बड़ी विस्तार से सारी चीजें बताई। और मेरे भाई नीरज साहब ने भी आपको जो है अंधविश्वास पाखंडवाद पे सब कुछ बताया। इस पे तो तुमने सुन लिया, लेकिन मेरा काम इस पे बताना नहीं है। इससे तो पेट भर गया होगा। कितनी देर तक याद रखोगे इनकी बातों को? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे? कल तो फिर आपको अंधविश्वास पाखंडवाद में जीना है। कल तो आपको फिर अपनी किस्मत के फैसले दूसरों से कराने हैं। कल आपके यहाँ शादी ब्याह कुछ भी हो तो आपको किसी और के यहाँ मत्था टेकना है। वो तय करेंगे किस डेट में शादी होगी, किससे शादी होगी, क्यों शादी होगी, क्यों नहीं होगी। ये सब आपने उनके भरोसे छोड़ा है। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो दिल में मेरे आग लगी, मैं वही बात आपसे करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा मीडिया बन के आप मेरी बात को समाज में पहुंचाने का काम करोगे, अगर आप वास्तविकता में मुझसे संघर्ष कराना चाहते हैं। और अगर आप मेरी बात को पहुंचाने का काम करोगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ, जो आप चाहते हैं, जो सिर्फ आप ही नहीं, हमारे महापुरुष, हमारे पुरखे चाहते थे
जिसके लिए उन्होंने अपने खून का एक कतरा लुटा दिया, वो दिन भी आपकी जिंदगी में आएगा और इसी सदी में आएगा, 21वीं सदी में। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। मैं याद करता हूं मैं क्यों रोज निकलता हूं, हमें भी चुनाव के समय निकलना चाहिए। मेरे साथी ने कहा कि भाई पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं, मैं इसलिए निकलता हूं क्योंकि एक रहबर महापुरुष हमें कहते हैं कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। हम जिंदा कौम हैं और हम जागे हुए लोग हैं, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। हम अपने महापुरुषों के कारवा को लूटने नहीं देंगे और लूटने वाले को चैलेंज करना चाहते हैं कि याद रखो अभी महापुरुषों का खून, उनके बच्चे जिंदा है, आमना सामना होगा, आर पार का मुकाबला होगा। आप लोग तैयार हो जाओ, मैं अपने समाज को तैयार कर रहा हूं। अभी मैंने उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो लखनऊ में जाकर हम कोई बात कहते नहीं सुनते, तो मैं गोरखपुर गया सुनाने के लिए और मैंने उनसे कहा, गौर करना हमारे नौजवान साथी, हमारे नेता लोग भी यहां बैठे हैं, कि जो बात मैं आपसे कहता हूं उसको जाके कहा करो। नहीं कहोगे तो बात मुझ तक रह जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, तो कोई क्रांति नहीं पैदा होगी जमीन पे। हर आदमी नहीं आता सभा में, हर आदमी नहीं देखता मोबाइल। अभी तो हमारे लोग रोजी रोटी के लिए सुबह सुबह उठ के संघर्ष करते हैं, तब जाके घर में रोटी आती है। तो मैंने अभी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्ग की तरक्की के लिए सबसे पहले प्रावधान किया, फिर 41-42 लिखा, पहले 40 लिखा और 40 में पिछड़े वर्ग के लोगों को स्पेशल प्रोविजन मिलना चाहिए तरक्की के लिए, इसकी व्यवस्था की। और वह उस समय की जो तत्कालिक सरकार बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उन्होंने कहा कि ये तो टेम्परेरी सरकार है, जब नई सरकार बनेगी तो हम आर्टिकल 340 के प्रावधान को लागू कराएंगे। और उसी के देखा देखी काका कालेकर आयोग 1953 में बना, लेकिन उनकी नीयत नहीं थी कि काका कालेकर आयोग जो है उसकी रिपोर्ट को लागू किया जाए। उन्होंने उस फाइल को जो पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करती, जो आपको आपकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी देती, उसको डस्टबिन में फेंकने का काम किया। फिर दोबारा से आंदोलन जारी हुआ, एक तरफ कमंडल का आंदोलन, एक तरफ मंडल का आंदोलन। बीपी मंडल जी के नेतृत्व में फिर मंडल कमीशन बना, उनकी सिफारिशों को फिर से जो है डस्टबिन में फेंक दिया गया। फिर एक आंदोलन जन्मा, जिनकी समझ में आर्टिकल 340, उन्होंने एक नारा दिया, क्योंकि जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जनता दल का जब नेतृत्व आया, उन्होंने नारा दिया था कि हम मंडल कमीशन लागू करेंगे, मंडल कमीशन की सारी सिफारिशों को लागू करेंगे। तो उन्होंने पूछा उनसे कि आपके वादे का क्या हुआ, आपने कहा था मंडल कमीशन लागू करोगे। फिर एक नारा आया संघर्ष में कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मंडल कमीशन लागू हुआ। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, वोट के जरिए जो सरकार बनी थी उसने तय किया, तो इन्होंने न्यायपालिका के जरिए 52% ओबीसी को 27% आरक्षण, उनका आधे से ज्यादा हिस्सा छीन के देने का काम किया। वो भी आधा से आधा हिस्सा जो है आज तक नहीं मिल रहा है। उसमें भी मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें मानी गई। ये देखो मेरा समाज सोया हुआ, उनकी इतनी सिफारिशों को नजरअंदाज करके 2 सिफारिश मानी गई सिर्फ मंडल कमीशन की। आज भी मंडल कमीशन की फाइल धूल फांक रही है। देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान के हैं, जब वो 2013 में आए चुनाव प्रचार में, उन्होंने भी कहा मेरे लोगों से कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, पिछड़ी मां का बेटा हूं, हम मंडल कमीशन लागू करेंगे। हमारे लोगों ने दिल खोल के उन्हें वोट दिया कि हो सकता है ये मंडल कमीशन लागू कर दें। लेकिन अंत क्या हुआ कि मंडल कमीशन तो दूर की बात, ये सरकार जातिगत जनगणना कराने को राजी नहीं। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने फिर तय किया, क्योंकि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस नारे को सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। भारत में संख्या हमारी भारी है, लेकिन हिस्सेदारी के साथ चोरी हमारी ज्यादा हो रही है। इसलिए हमने तय किया, क्योंकि हम सरकार से जब कहते हैं कि कराओ जातिगत जनगणना, जब हम कहते हैं कि 52% पिछड़ों को 52% आरक्षण दो, जब 100 पद आएंगे डीएम एसएसपी के, 100 में से 52 बच्चे पिछड़े वर्ग के जाएंगे,
तो ये कहते हैं कि अभी हमारे पास सरकार के पास साधन नहीं है, देश के पास साधन नहीं है। तो हमने उसकी भी काट निकाली और हमने कहा कि 27% आरक्षण आपने दिया है, लेकिन अभी 2022 में जब ईडब्ल्यूएस पे फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो उन्होंने कहा कि 50% की कैप खत्म हो गई है। जब उन्होंने 50% की कैप खत्म कर दी और आपने हमसे कहा, जब आपने 27% आरक्षण दिया कि 50% की कैप के कारण 27% आरक्षण मिल रहा है, तो अब हमने मांग उठाई है कि जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी अब इस देश में लागू होनी चाहिए। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण अब इस देश में मिलना चाहिए, ये मांग हमने उठाई। तो सरकार का जवाब आया कि अभी भी साधन की कमी है। तो हमने कहा ठीक है, अगर साधन की कमी है तो 27% से अलग वो पिछड़ी जातियां जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाई है, उन अति पिछड़ी जातियों को 15% आरक्षण की व्यवस्था अलग से आपको करानी चाहिए। जब उन 15% आरक्षण को उन पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में जाने का मौका मिलेगा, हम सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, तो मैं मानता हूं कि जिनका कभी क्लर्क भी नहीं बना, पटवारी भी नहीं बना, उनका भी जब आईएएस आईपीएस बनेगा तो उन समाज के बारे में भी आवाज उठेगी। हिस्सेदारी का मतलब, सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं होता कि मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, ये नहीं होता है। समाज के हाशिए पे गए हुए उस हर एक आदमी की आवाज आपको उठानी पड़ेगी। इसलिए अभी हमने मांग की है कि अति पिछड़ी जातियों को 27% से अलग, क्योंकि हमारी हिस्सेदारी तो 52% बैठती है, लेकिन आप पे साधन कम है, तो 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था सरकार कराए। और उसके साथ यहां 66 जातियां चिन्हित की गई हैं दलित समाज की, 60 दिखती नहीं है, 6 दिखती है मात्र। हमने ये मांग की है, हमारा दिल बड़ा है, हम ईमानदार से बहुजन बनाना चाहते हैं कि उन 60 जातियों को भी संख्या के आधार पे 5% आरक्षण अलग से जो अब तक मिल रहा है उसके अतिरिक्त देने की व्यवस्था सरकार करे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सरकार के हलक में हाथ डाल के हम ये आरक्षण दिला के रहेंगे अपने लोगों को। इस सरकार को मेरी चुनौती है, ये बात सरकार याद रखे, ये लोकतंत्र है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा, और जिनकी संख्या ज्यादा होगी इनके हितों की रक्षा वो खुद करेंगे। इसलिए हम लोग जगाने के लिए निकले कि उन अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सम्मानित साथियों, ये लड़ाई, जिस लड़ाई की शुरुआत के दौर में आज फिर हम दोबारा से खड़े हुए हैं, ये सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए भी आपको मेरी बात पे गौर करना पड़ेगा। कैसे होगा सामाजिक परिवर्तन? किसी भी परिवर्तन के लिए शक्ति की जरूरत होती है, और भारत में जो शक्ति है वो सत्ता के पास है। आप सत्ता से दूर हो, सत्ता आपके आसपास भी नहीं, बताओ परिवर्तन कैसे होगा? आपकी जो समस्याएं हैं, जिनके लिए रोज आप उम्मीद करते हो कोई सरकार बने, कोई मसीहा आए, कोई सोचे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर आपको वोट का अधिकार देके गए हैं। उस वोट के बदौलत आप अपना राज स्थापित करके उन सारी समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। कब तक दूसरों पे भरोसा करते रहोगे मेरे साथी? अब आपको, पहले राजतंत्र था, राजा महाराजा आमने सामने होते थे, सेना सामने सामने होती थी, तलवार भाले चलते थे, बंदूकें चलती, तोप चलती थी, ऊंट हाथी घोड़ों पे युद्ध होता था, कत्लेआम होता था, तब जाके सत्ता बदलती थी, राज बदलता था। अब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से, उनके साथियों के प्रयास से, सर छोटू राम के प्रयास से आज ऐसे बटन दबाना पड़ता, अपना अंगूठा भी तैयार नहीं कर पाओ तो बताओ मानसिक गुलामी तुमसे कितनी छुटी है अब तक? आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हुए। मैं आपको इतिहास बताता हूं भारत का। नील भाई ने जिक्र किया भोपाल के आंदोलन का, गया था मैं भोपाल, क्योंकि अभी जो अवसर है वो भी समानता के रूप में नहीं आए, लेकिन कुछ दल पिछले दरवाजे से, दल क्या, वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों में जानता हूं उनको, वो पिछले दरवाजे से एक आंदोलन करवा रहे थे। और आंदोलन क्या था कि जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए, जैसे इनके बाप ने दिया था। ये ऐसे बता रहे खत्म होना चाहिए जैसे इनके बाप दादा ने हमें भीख में कुछ दे दिया हो। ये हमारी हिस्सेदारी है, हमारा बल देखो कि हमने मार खाई, हमने अन्याय सहा, हमने जुल्म जाति सही, हमने तमाम अधिकार विहीन होकर भी अपने देश को संजो के रखा। हमने इस देश से कभी जो है बगावत नहीं की। तब मैंने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। मैंने अपने लोगों से कहा
कि ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, इनके आंदोलन से बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। 12 फरवरी को आना मेरे दोस्तों भोपाल। हम इस सरकार को बताएंगे कि ये जो पिछले पर्दे के पीछे से जो खेल कर रही है इसका जवाब हम देंगे। और 12 फरवरी को जो सैलाब आया तो मुख्यमंत्री को पसीने भी पता नहीं कहां कहां से आए। मुख्यमंत्री अगले दिन जो मांगे हमने उठाई 31 उन पे घोषणा करने लगे, लेकिन सबसे जरूरी मांग ये है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जब जातिगत जनगणना होगी तो पोल खुलेगी कि किस जाति के सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, किस जाति के हाई कोर्ट में कितने जज हैं, किस जाति के यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, किस जाति के उत्तर प्रदेश में कितने थाना अध्यक्ष, कितने सीओ पोस्टिंग पे हैं, कितने आईएएस आईपीएस पोस्टिंग पे है। इन सारी बातों की और देश में भी जो सरकारों में है उनकी सबकी पोल खुलेगी कि किसकी जाति के कितने केंद्रीय सचिव हैं, किस जाति के राज्य सचिव हैं। ये सारी पोल तब खुलेगी। कौन इस देश में भ्रष्ट व्यवस्था बना रहा है? हमारे लोग तो सचिवालयों में अगर हैं भी तो उन पदों में बिठा रखे हैं कि वो बेचारे कलम भी नहीं चला सकते, फाइलें उठाने पे लगे हुए कर्मचारी। हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज के माइनॉरिटी के जो कर्मचारी, इनके लोग बैठे हुए बड़े पैमाने जिनकी सरकार है। अभी मैं गया गोरखपुर, नीरज भाई, मैंने डाटा मंगाया, 30 से ज्यादा शायद थाने हैं वहां और 28 से ज्यादा 2 जातियों के थाना अध्यक्ष, 28 से ज्यादा। और जातिवाद हम कर रहे हैं और हमारे लोग धर्म के नाम पे उनको वोट दे रहे हैं। बाद में कह रहे हैं साहब ये हमें जूते मार रहे हैं। भाई जब आप उनको वोट दोगे तो वो आपको जूते नहीं मारेंगे क्या? बताओ। ये हालत है। मैं आपका गौर करना चाहता हूं इस बात पे। सबसे ज्यादा शोषण हम पे तब होता था जब इस देश में संविधान नहीं था, और उस समय के जो हमारे लड़ाका महापुरुष थे उन लोगों ने उस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और संकल्प लिया और ठान के इस लड़ाई को लड़ा। और देखो आज हमारे पास अवसर हैं, आज हम कुर्सियों पे बैठे हैं, आज हम वोट देते हैं, आज हम हवाई जहाज में घूमते हैं, आज हम बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, अपनी गाड़ियों से घूम रहे हैं, आज हमारा मन सजा है। ये सब हुआ संकल्प के कारण। लेकिन क्या उसके बाद हम लोग संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है? आज का जो नौजवान इस अपमान को महसूस करता है, उस अपमान को दूर करने के लिए वो क्या तैयारी कर रहा है? अगर तैयारी करनी है तो ये करो कि किस तरह से इस देश की राज व्यवस्था पे हमारे लोग काबिज हों, क्योंकि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों के साथ कोई अत्याचार नहीं करता। जिनका राज होता है वो किसी से कुछ नहीं मांगते। जिनका राज होता है उनको अन्याय अत्याचार अपमान नहीं सहना पड़ता। आज भी देश में जातिवाद है, उसका आलम यह है कि आज भी घोड़ी पे चढ़ने पे, मूछें रखने पे, पानी पीने पे, तमाम तरह की सुविधा अर्जित करने पे आज भी अपमान होता है। आज भी हालात वहीं के वहीं हैं। तो बताओ इस देश में मानसिक रूप से क्या बदला है 75 सालों में? मैं भी गया दोबारा से। हमारा एक साथी किशन लाल यादव बागरी, 12 तारीख के आंदोलन में उनकी जान चली गई। मैं उनके घर गया। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, देश में लोकतंत्र आए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि उनका घर कच्चा है, उनका घर कच्चा है, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने अपने साथियों को कहा कि जब तक इस प्रदेश में सबके घर पक्के नहीं हो जाते हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत हमने संत गाडगे जी महाराज जी की जयंती पे कल की है। हमने अपने साथियों से कहा जो आप जैसे साथी वहां काम करते हैं, हमने उनसे कहा कि 1 महीने में हर गांव का डाटा तैयार करो और जितने कच्चे मकान हैं उन सबको कहो कि हमारा वादा है कि बिना सरकार के जबड़े से छीन के हम आपके पक्के मकान बनवा के दिखाएंगे। ये हमारा वादा। इसके लिए हमने तय किया कि जैसे हम पे डाटा आ जाएगा हम जिले वाइज सम्मेलन करके सरकार को अल्टीमेटम देंगे, और अगर नहीं मानी सरकार, नहीं सुना सरकार ने, तो फिर भोपाल का घेराव करके मुख्यमंत्री को बताने का काम करेंगे कि हम जिंदा कौम, हम यहां इंतजार नहीं करेंगे। हमने सदियों इंतजार किया कि हमारी जिंदगी में जो परेशानियां उनके हल के लिए कोई कुछ करे, लेकिन किसी ने नहीं किया। आज भी आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। मैं यहां आया, अपनी बात रखी, चला जाऊं और आप अपने घर में पढ़ के सो जाओ, इससे आंदोलन कामयाब नहीं होगा। अगर आप कामयाब करना चाहते हैं
तो जो जाति व्यवस्था उन्होंने बना के हमें बांटने का काम किया, उस जाति व्यवस्था से बाहर निकल के भाईचारा बनाने का काम करो, तब जाके परिवर्तन होगा इस देश में। उन्होंने हमें बांटा अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए। हम लोग एकजुट नहीं हैं और एकजुट होने का प्रयास भी नहीं कर रही है। हमारी नालायकी, जब हम इतने बढ़िया भाषण देने लगे, इतना समझदार हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने लगे हैं, तो हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि एक ही प्रक्रिया से पैदा होने वाले बच्चे की जाति अलग अलग कैसे हो सकती है। इंसान की एक ही जाति है, वो इंसान है, उसका धर्म एक ही है, वो इंसानियत है। और भारत में अगर सबसे बड़ा ग्रंथ कोई है जो मानव को समान अवसर, सम्मान, स्वाभिमान का जीवन देता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित इस आजाद भारत का संविधान है, जो इंसान को इंसान की पहचान देता है। तो मैं आपसे कहने आया कि हम एक प्रयास कर रहे हैं संयुक्त रूप से कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों में भाईचारा बने। इस भाईचारे की जो भी कीमत चुकानी पड़े उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे भी कहता हूं, जो नीचे काम कर रहे हैं हमसे साथी हमारे, कि वो भी जमीन पे इस भाईचारे को बनाने का काम करें, क्योंकि जब तक इस देश में भाईचारा नहीं बनेगा तब तक आपके अंदर बल पैदा नहीं होगा। जब तक बल पैदा नहीं होगा तब तक आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा। इस देश में आपके पास दो रास्ते हैं, क्या तो हाथ फैलाओ या फिर हाथ ताकतवर इकट्ठा मुट्ठी बनाओ और अपने अधिकार ले लो। आपको फैसला करना है आपको क्या करना है। ये मैं एकता बनाने के लिए प्रयास करूंगा, मैं और मेरे साथी ये हमारी एकता को तोड़ने के लिए काम करेंगे। आपके जमीन पे आप लोग नीचे रहते हैं, गाँव में, कस्बों में, गलियों में, आपकी जिम्मेदारी है कि वो एकता टूटनी नहीं चाहिए। ये झगड़े कराएंगे, फसाद करेंगे, झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, आरोप लगाएंगे, आपकी जिम्मेदारी यह है कि ऐ मेरे भोले भाले सीधे साधे समाज के लोगों, अब तो अपनी जिम्मेदारी को समझो, एकजुट हो जाओ, अपने भाई का हाथ पकड़ो, उसकी टांग मत खींचो। अगर आज भी एकता नहीं करोगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस देश के संविधान को ये लोग कुचल के आपको और मुझको जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए वापस उस अंधियारे में लेके जाएंगे। क्या आप उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो? जवाब दो मुझे, क्या आप उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो? नहीं हो तो उस जीवन को वो दिन ना आ जाए उसको रोकने की क्या तैयारी है आपकी? क्या जयंती मना के रोक लोगे? क्या जय भीम का नारा लगा के रोक लोगे? जब तक आप जमीन पे समाज में भाईचारा पैदा नहीं करोगे और उनको संगठित करके आगे की लड़ाई मजबूत करने का काम नहीं करोगे, तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में आपने बड़े बड़े रहनुमा चुने, इसलिए मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से दूर रहता हूं कि ठीक है भाई, आपको अभी मेरी जरूरत यहां नहीं है, अभी आपको उन रहनुमाओं पे भरोसा है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आप भरोसा करो। लेकिन याद रखना कि ये लड़ाई, ये युद्ध है, युद्ध, और युद्ध में कोई भेड़ बकरी नहीं उतारता, सब लोग योद्धा उतारते हैं। आप अगर उनको योद्धा समझते हो तो उतारो, वरना दो मेरा साथ। अगर मैं गारंटी देता हूं आपको, आप घोषणा पत्र बना के दो, मांग पत्र, उसको घोषणा पत्र बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे, अगर हम लोग हमारा साथ दोगे तो। जिन समस्याओं के लिए आप उम्मीद करते हो सरकार करेगी, मैं आपसे वादा करता हूं, आप मांग पत्र बना के दो, पहले ही दिन उसको घोषणा पत्र में लागू करके और आपके अधिकार सुरक्षित करके, आपको अगर गौरव का जीवन यहां नहीं दिया, क्योंकि ये भारत, जिन लोगों ने इतिहास लिखा उन्होंने तो पता नहीं किस चीज का देश बताया, लेकिन ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये सम्राट अशोक का देश है, ये बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास का देश है, ये घासीदास का देश है, ये फूले साहब अम्बेडकर का देश है, ये संत गाडगे जी महाराज नारायण गुरु का देश है, ये पेरियार का देश है, ये बिरसा का देश है। और उनका इतिहास आप पढ़ो, वो हमारे पूर्वज हैं। मैं सम्राट अशोक का वंशज होने के नाते ये वादा करता हूं कि मेरी भी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक दोबारा से भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बन जाए, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए साथियों। इतिहास याद करेगा, हर व्यक्ति का, हर संघर्ष का इतिहास लिखा गया, इस संघर्ष का भी इतिहास लिखा जाएगा। सवाल मुझ पे भी होगा, आप पे भी होगा, और सवाल ये पूछा जाएगा कि जब इस देश में, इस देश को बांटने, खत्म करने, इस देश के वंचितों के अधिकारों को छीनने काम वहां की सरकारें कर रही थी, तो उस समय ये समाज के जो जागरूक लोग थे वो क्या कर रहे थे? अगर पैसा
और परिवारवादी पैमाना है तो फिर मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है आपको। अगर संघर्ष पैमाना है तो बताओ कि अगर एक भी आंदोलन लड़ाई में मैंने आपको निराश किया हो तो बताओ। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, 4 दिन नीरज भाई गवाए, RS पटेल जी गवाए, 4 दिन में वही जमीन पे उस संघर्ष को करता रहा और हमने मजबूर किया मुख्यमंत्री को गलती मानने के लिए कि आरक्षण में घोटाला हुआ। घोटाला 20,000 पदों का हुआ था, 20,000 दलित पिछड़ों के घरों में नौकरी जाती। फिर मुख्यमंत्री ने कहा 6,6800 करीब है, लेकिन वो 6800 भी नहीं दिए। न्याय यह है कि वो 6800 नियुक्ति देते मुख्यमंत्री, और जिस शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार किया था उस पर 420 का मुकदमा लिख के उसको जेल भेजते। वो मंत्री ऐश कर रहा है और वो 20,000 बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। और जब मांगने गए इनके कार्यालयों पे तो मेरी बहनों पर लाठी चलाने का काम ये सरकार करती है। इस सरकार का हिसाब किताब सारा रखा हम लोगों ने। जिस दिन हम लोगों के हाथ में ताकत होगी, सरकार के लोगों का पूरा हिसाब किताब करेंगे, मेरा वादा आप लोगों से। अगर नहीं आपके हाथ में ताकत होगी तो ये होगा कि अधिकार आपके और मिलेंगे उनको, छिन जाएंगे अधिकार जो आज हो रहा है। जागरूक लोग होते। ये कहने के लिए मैं बाराबंकी आया हूं कि अगर मुत्तहिद रहोगे, एकजुट रहोगे, मिलके चलोगे तो स्वाभिमान सम्मान का जीवन और अवसर का जीवन मिलेगा। और अगर बट के रहोगे तो वो दिन दूर नहीं कि गुलामी की बेड़ियां आपके पैरों में और गले में होंगी, मेरे भी होगी आपके साथ। क्या आप उन बेड़ियों को गले में डलवाने के लिए तैयार हो? जो स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला है इसको खत्म करवाने के लिए तैयार हो? तो फिर अपनी एकता को मजबूत करो, भाईचारा पैदा करो और अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर होके अपनी लड़ाई को जमीन पे लड़ने का काम करो, संगठन को मजबूत करो, भाईचारा बनाओ। और जो नौजवान लोग आयोजक हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जब मैंने काम शुरू किया था ना अविनाश, मेरे जिले में 1268 संगठन रजिस्टर थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू, रैदास कबीर के नाम पे 1268, और उन 1268 में से 12 भी समाज का काम नहीं करते हैं। हमें ये कहा जाता है राजनीति बहुत बुरी चीजें से दूर रहना चाहिए। आप बताओ, अगर राजनीति बुरी चीज है तो हमारा आदमी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना इस देश में? फिर वो प्राइम मिनिस्टर वही क्यों बन रहे हैं भाई, अगर बुरी चीज है? सब कुछ तो राजनीति से तैयार रहा है। जो जज फैसला देते हैं वो राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, आयोग के चेयरमैन हो जाते हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? जो नौजवान समाज हित के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके दिल में आग लगी है, उनको आंदोलन में सीधी तैयारी करनी चाहिए। मैदान सज चुका है, समय इंतजार नहीं करेगा। जिसके दिल में आग है, जो चाहता है कि हम स्वाभिमान सम्मान के साथ जिएं, उनको इस संघर्ष को, चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि ये बाराबंकी की धरती है। यहां मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को भी सम्मान मिलता है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि यहां संघर्ष करने वाले लोगों को भी आप लोग सम्मान दोगे। मैं यहां संघर्ष करने वाले अपने सभी साथियों से कहता हूं, वो किसी भी दल संगठन में हो। मैंने एक कहानी पढ़ी थी बहुत दिन पहले कि जब जंगल में आग लगी थी, एक जंगल में जब आग लगी तो उस जंगल में एक ऊंचे स्थान पे जगह थी, जैसा ये जंगल और ये स्टेज जो है, एक ऊंचा स्थान था जो एक दूसरे के जन्मजात विरोधी होते हैं। सांप और नेवला, बिल्ली और चूहा, भेड़ और शेर, वो भी एकजुट होके उस ऊंचे स्थान पे चले गए, इस बात को मानकर कि पहले जान बचा लेते फिर लड़ लेंगे आपस में। लेकिन उन जानवरों को समझ आया, लेकिन मेरे लोगों को समझ नहीं आया कि भाईचारा बहुजन समाज में बनना चाहिए। जानवरों को यह समझ आया कि हम एकजुट होके ही आज का जो आंदोलन, आज का जो संघर्ष चल रहा है उससे लड़ सकते हैं। लेकिन मेरे समाज को समझ नहीं आ रहा, इन बहुजन समाज को। इसलिए इनका भाई होने के नाते बताने के लिए आया हूं कि एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ो और आपस में प्यार पैदा करो। वो भी नफरत बांट रहे हैं, आप भी नफरत बांटोगे, बताओ लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सबके लिए मंगल कामना और ये उम्मीद
कि मेरे जाने के बाद आप लोग घर में पढ़ के नहीं सोओगे, आप लोग मैदान में निकल के काम करोगे और लोगों को जोड़ने का प्रयास करोगे, भाईचारा बनाने का प्रयास करोगे, अपने जीवन को कुर्बान करके इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए मेरा साथ दोगे। इस उम्मीद के साथ मैं जो है बाराबंकी की धरती से अलविदा लेता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हमारे रहते एक ऐसा सवेरा भारत में आएगा, आजाद भारत में, कि जिसमें किसी बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होगा, किसी का अपमान नहीं होगा, कोई व्यक्ति अंतिम व्यक्ति भी बिना सुविधाओं के नहीं जिएगा, सबको प्यार स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा और हमारे महापुरुषों का सपना पूरा होगा। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। एक नारे को जरा बुलंद कर दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुख्य अतिथि को सुना।